हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को मौत के मुंह पे इन्होंने ढकेलने का काम किया है जय वीरू के गैंगवार के कारण से। कोविड की बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं बुलाया जाता। पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री जी सार्वजनिक रूप से इस बात को इजहार कर चुके हैं। राज्यपाल महोदया द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है उसमें भी विभागीय मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं इनके कांग्रेस, उनको नहीं बुलाया जाता। प्रधानमंत्री इस अहंकारी मुख्यमंत्री के कार्यों के जो उसके कार्यकलाप हैं उसका हद तब हो गया जब इन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग थी कोरोना को लेकर के उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अब्सेंट रहे और असम में चुनाव प्रचार करने को ज्यादा जरूरी समझे और उस बैठक में न केवल मुख्यमंत्री अब्सेंट रहे बल्कि हेल्थ मिनिस्टर भी अब्सेंट रहे। कोविड जैसे विषय में सर्वदलीय बैठक की जब बात आई तो उसपे भी घृणित राजनीति करने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बाज नहीं आए। पहले सबको कहा गया कि आपको वेबएक्स के माध्यम से जुड़ना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी नेताओं को कहा गया कि आपको वेबएक्स के माध्यम से जुड़ना है। लेकिन चंद घंटे पहले जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जसपुर में थे, यह कहा गया कि नहीं, पूरा लिंक फेल हो गया है। जैसे इनका व्यवस्था फेल हो जाता है हर चीज में, वैसे इनका लिंक फेल हो गया। उन्होंने कहा कलेक्ट्रेट में मीटिंग होगी और वहां पर प्रदेश के उपाध्यक्ष जी को तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बाहर आकर बयान देते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को मीटिंग अटेंड नहीं करना है। इस तरह की घृणित राजनीति करने का काम अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अहंकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। असम से आए हुए नेताओं को किस तरह से यहां पर बोकरा भात परोसा जा रहा है, इस बात को आप सब लोग जान रहे हैं। वहां शराब परोसा जा रहा है, वहां पार्टी कराई जा रही है और आप सब लोगों को पता है कि चित्रकूट से जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ शराब की बोतलों के साथ, वह छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक काला अध्याय है। और मैं ही कहना चाहूंगा कि एक सरकार हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों की लाश पर असम के लोगों का बोकरा भात करा रही है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्य की बात है और बेशर्मी की सारी हदों को ये पार कर गया है। और बेशर्मी की सारी हद तो तब पार हो गई जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र रूप से कहा कि हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके बाद मैं बिंदु रखना चाहूंगा कि शराब का सेस इन्होंने लगाया है, 20 रुपया प्रति बोतल का इन्होंने कोरोना टैक्स लागू किया है, जिसपे करीब 400 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। इसके अलावा डीएमएफ का भी पैसा इकट्ठा हुआ है। इन सबको क्यों ये कोरोना के मामले में खर्च नहीं कर रहे हैं और पिछले एक साल से क्या क्या खर्च किए हैं इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को दें। और इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाया, कोई वेंटिलेटर, कोई ऑक्सीजन बेड तैयार नहीं किए, नहीं तो इस पैसे से ही हजारों की संख्या में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड खड़े किए जा सकते थे और छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों को मृत्यु के काल के गाल में समाने से बचाया जा सकता था। एक और बिंदु मैं रखना चाहूंगा कि चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति है और आदिवासी भाई बहनों के जमीन को छीनने का काम अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस कर रही है। आप सब ने देखा कि इस कोरोना के काल में जन सुनवाई बस्तर में कराया गया। किसके लिए कराया गया? गोपाल स्पंज आयरन प्लांट के लिए कराया गया। और भनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चपका ग्राम में जो आदिवासी भाई बहनों की जमीन को छीनने के लिए जन सुनवाई की गई, उसमें इनके कांग्रेस के विधायक को, चंदन कश्यप को, पब्लिक ने दौड़ा कर उनको वहां से भगाया। और उसके बाद दुर्भाग्य की बात है कि यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पर 100 बस्तरिया लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। इसके अलावा आप सब लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जब कोरोना का चरम उत्कर्ष था, जब फैला हुआ था कोरोना, आप सब ने देखा होगा कि दुर्ग में किस तरह से शव जलाने के लिए जब शमशान में जगह कम पड़ जा रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम में जाकर के वहां पे नाच गान कर रहे थे। इस वीडियो को आप सब लोगों ने देखा है, मैंने भी सोशल मीडिया में शेयर किया था। जब हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पर 22 जवानों की नक्सलियों के साथ लड़ते हुए जब शहादत हुई, तब दुर्भाग्य की बात है कि उसी दिन 3 बजे से पहले इनकाउंटर हुआ था। और आप सब लोगों ने देखा होगा, न्यूज 18 में मैंने लाइव देखा कि 3 बजे से पहले शहादत हो गई थी और 6 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम में रोड शो कर रहे थे। इस तरह के दुर्भाग्यजनक और घृणित काम हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है। इससे हमारे प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय तो है ही, ये हम सबके लिए शर्मनाक का भी विषय है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आयुष्मान योजना को इन्होंने बदनाम करने का काम किया, लोगों के स्मार्ट कार्ड को बंद करने का पाप किया
और ये बात करते रहे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे। आज कहाँ है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। और आयुष्मान योजना का तो स्मार्ट कार्ड के तहत भी हमारे लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है। और यह बात भी मैं रखना चाहूंगा कि पूरे देश और दुनिया में यह घृणित काम यह सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार कर रही है। 100 ले जाने के लिए भी परिजनों को 2500 रुपए का पैसा देना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यजनक बात कुछ नहीं हो सकती है। और शवों की क्या स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि कहीं कचरा वाहन को लगा रहे हैं, कहीं ट्रक को लगा रहे हैं, कहीं सड़े हुए लाश को ये दे रहे हैं। इस तरह का दुर्भाग्यजनक ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह भी रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग छत्तीसगढ़ में विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हम सबका दायित्व है कि मजबूती के साथ हम सभी बातों को आप लोगों के सामने रखें और आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाएं। ये हम सबकी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, पार्टी का, हम सब लोगों का दायित्व है। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ आवाज को उठाते रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस दिशा में, कोरोना की दिशा में पॉजिटिव काम करने का भी प्रयास किया है। सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, उसके बाद भी हम सब लोगों से जितना हो सक रहा है हम लोग कर रहे हैं। चाहे बात सैनिटाइजर की हो, चाहे मास्क की हो, चाहे सूखा अनाज बांटने की हो, इन सब कामों को किया गया है। इसके अलावा 1 माह का वेतन हमारे एमएलए, सांसद लोग दे रहे हैं। उसी तरह से विधायक निधि के राशि को भी 25-25 लाख रुपया दिया गया है। रेल मंत्री जी से भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने बात की है और रेल के कोचों को भी 2000 बेड कोरोना का बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सहमति है। लेकिन इस दिशा में भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, हम सब ने कलेक्टरों से मुलाकात किया है, कलेक्टरों से बात किया है। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव महोदय को अनेक तरह के सुझाव दिए हैं। राज्यपाल महोदया से मिल करके अपनी बात को रखे हैं और साथ ही साथ एक समन्वय समिति बनाई गई है ताकि केंद्र से किसी प्रकार के समन्वय की जरूरत पड़े तो उसमें बढ़ चढ़कर काम किया जा सके। उसमें आदरणीय रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी जैसे हमारे वरिष्ठ जन उसमें शामिल हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन को तेज गति से कराने के लिए पूरे प्रदेश में हेल्प डेस्क का काम चालू किया गया है, जो खूबचंद पारक जी की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस तरह से अलग अलग तरह से काम करने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और मैं विशेष करके कोरबा के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि कोरबा इतना बड़ा औद्योगिक जिला है। डीएमएफ की राशि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक कोरबा जिले को मिलती है। करीब 200 करोड़ रुपए का डीएमएफ कोरबा जिले के लिए हर साल के लिए जाता है। इसके अलावा इतने सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं। उसके अलावा भी कोरबा में जो अव्यवस्था का आलम है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं भी कई मेरे भी जान पहचान के लोग कोरबा जिले में कोरोना से ग्रसित हुए। मैंने भी कलेक्टर से बात करके, प्रशासन से बात करके उनकी मदद करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में ठीक है, 1 आदमी 2 आदमी के लिए मदद मिल जाना एक चीज है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि किस तरह का वहां हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि वहां सीटी स्कैन ही चालू नहीं है। सरकारी जगह पे कोई सीटी स्कैन कोरबा में नहीं चल रहा है। इतना बड़ा औद्योगिक जिला होने के बावजूद, 200 करोड़ रुपए का डीएमएफ होने के बावजूद, ये हम सब के लिए शर्मनाक और दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और मुझे भी कोरोना हो चुका है, मैं भी जानता हूं कि सीटी स्कैन कितना महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, लेकिन सीटी स्कैन वहां पे चालू नहीं है। ट्रामा सेंटर को वहां पे एक्वायर किया गया, लेकिन ट्रामा सेंटर के भी सीटी स्कैन मशीन को और उसके टेक्नीशियन वहां पे नहीं है और वहां पर भी सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है। न्यू कोरबा हॉस्पिटल में भी सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और सीटी स्कैन जो कि कोरोना के डिसीज में सबसे प्राइमरी चीज है कि हम अपने लंग्स को, हमारे फेफड़े को बचाने का प्रयास करते हैं, और सीटी स्कैन से ही पता चलता है कि संक्रमण हमारे फेफड़ा में हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसी आधार पर फिर आगे रेमडेसिविर या फेविफ्यूल दवाई का काम चालू होता है। ऐसी स्थिति में सीटी स्कैन कोरबा जैसे शहर में नहीं हो पा रहा है और लोगों को सीटी स्कैन कराने के लिए बिलासपुर तक जाना पड़ रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। रेमडेसिविर की मैं बात करूं तो इस सरकार में क्या किया जा रहा था कि जो रेमडेसिविर का जो डीलर है उसके माध्यम से उसके माध्यम से प्रत्येक डीलर के माप से उसको दिया जा रहा था रेमडेसिविर को, जबकि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। इसको जितने कोरोना पेशेंट हैं उसके हिसाब से प्रत्येक जिले को दिया जाना चाहिए। ये कोरबा के प्रशासन के लोगों ने ही बड़े कठिन और रूंधे हुए स्वर के साथ ये बात को कहा। इस तरह की अव्यवस्था पूरे कोरबा में फैली हुई है, पूरे प्रदेश में फैली हुई है। ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है इसको जाग जाना चाहिए
और छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को इस तरह से छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लाश पर असम के लोगों को बोकरा भात नहीं खिलाना चाहिए। मैं यह बात बोलना चाहूंगा, इनको जय बीरू के गैंगवार से छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मौत के मुंह में ना धकेलें, यह बात मैं रखना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम आदरणीय श्री ननकीराम कंवर जी से निवेदन करूंगा कि वे कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालें। आदरणीय श्री ननकीराम कंवर जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस क्लब, समस्त हमारे